स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गीतों के इस सफर में आज जो सुहाने किस्से हमारे हम सफर होंगे उनकी एक झलक पेश करता हूं। एक स्टोरी होगी संजय खान की। संजय खान की पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई कि उन्होंने एक साथ 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं बल्कि 100 फिल्में साइन कर डाली। फिर क्या हुआ मालूम चलेगा आज के शो में। अगली स्टोरी होगी लेखक सलीम खान की। सलीम खान के भोपाल से अचानक बंबई चले आने की वजह से कैसे उनके दोस्तों की लव स्टोरीज का हो गया दी एंड। एक स्टोरी प्राण और एक क्रिकेटर की भी होगी। प्राण की मदद की वजह से कैसे ये क्रिकेटर एक दिन बन गया पूरे देश के लिए गौरव का कारण। कौन था ये पता चलेगा आज। इसके अलावा दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे गुजरे ज़माने की एक्ट्रेस ललिता पवार को। और लिसनर्स क्वेश्चन के जवाब में बताऊंगा कि क्यों लता मंगेशकर ने पहले फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में गाना गाने से मना कर दिया। तो ये सब होगा आज। आइए इब्तिदा करते हैं आज के सफ़र की। शुरू करते हैं सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। संजय उर्फ अब्बास खान का बेंगलोर से बॉम्बे आना जाना रहता था। यहाँ आकर फिल्मी पार्टियों में भी जाना होने लगा। कुछ फिल्मी लोगों से जान पहचान भी हो गई और कुछ समय बाद फिल्मों की वजह से बॉम्बे में ही बस गए। संजय के इसी घर के पास मशहूर डायरेक्टर सत्येन बोस भी रहा करते थे। वो रोज अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बीच पर जाया करते थे। जल्दी ही अब्बास उर्फ संजय खान की उनसे जान पहचान हो गई। उन दिनों सत्येन बोस के पास एक कार हुआ करती थी। अब एक दिन हुआ यूं कि सत्येन बोस ने संजय खान के घर की घंटी बजाई और कहा नीचे चलो। नीचे आकर बोले हमारी गाड़ी बंद हो गई है, स्टार्ट करने के लिए ज़रा धक्का लगा दो। तब संजय ने उनकी कार को धक्का देकर गाड़ी स्टार्ट करवा दी। कुछ दिनों के बाद फिर सत्येन बोस ने घंटी बजाई, नीचे बुलाया और धक्का लगवा कर अपनी कार को स्टार्ट करवा लिया। ये सिलसिला 9-10 बार चलता गया। अब एक दिन संजय ने उनसे कहा कि दादा आप अपनी कार बदल क्यों नहीं देते। इस पर सत्येन बोस ने टिपिकल बंगला स्टाइल में गुस्सा होते हुए कहा बकवास मत करो, तुम्हें नहीं पता ये हमारी विंटेज कार है, हम इसको नहीं बदलेगा। और सत्येन दा ने सचमुच गाड़ी नहीं बदली। एक दिन जब फिर सत्येन बोस ने घंटी बजाकर संजय को बुलाया तो संजय ने मजाक में पूछा क्यों दादा फिर गाड़ी बंद हो गई। तब दादा ने उनसे कहा नहीं, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं। इस फिल्म में मैं तुम्हें एक रोल देना चाहता हूं। सत्येन ने संजय को राष्ट्रीय में ताराचंद बड़जात्या से मिलवाया। बोले इस लड़के को फिल्म में लेना चाहता हूं। इस पर सेठ ताराचंद बड़जात्या ने ऊपर से नीचे तक संजय को देखा सवालिया अंदाज में। बोले इसे लेना चाहते हो। ताराचंद बड़जात्या सत्येन बोस की चॉइस से खुश नहीं थे, लेकिन इससे पहले कि आगे वो कुछ और कहते, साथ वाले कमरे से उन्हें गाने की आवाज आई। बोल थे चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पास ही के कमरे में म्यूजिक सेटिंग कर रहे थे। ताराचंद को वो धुन बहुत पसंद आई। वो तुरंत भागकर उस कमरे में चले गए। बाहर खड़े संजय उनके रिजेक्शन के बारे में सोच रहे थे। कुछ देर बाद ताराचंद बड़जात्या उस गाने को गुनगुनाते खुश खुश वापस लौटे और इस बार उन्होंने संजय को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और ओके का सिग्नल दे दिया। इस तरह संजय खान को पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था दोस्ती। दोस्ती इतनी बड़ी हिट हुई कि उसे 1964 की 10 हाईएस्ट इनकम वाली फिल्मों में शामिल किया गया। फिल्म को चलते हुए 6-7 हफ्ते गुजर गए, मगर संजय को अब तक किसी नई फिल्म का कोई ऑफर नहीं आया। ऐसे में हताश संजय ने डायरेक्टर सत्येन बोस को जब यह बात बताई तो सत्येन बोस ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा संजय देखना 2 हफ्ते में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 2 हफ्ते बाद उनके घर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई
और उन्होंने एक ही महीने में एक के बाद एक 100 फिल्में साइन कर डाली, वो भी बड़ी से बड़ी हीरोइन के साथ। हालांकि बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि इतनी फिल्मों की शूटिंग वो करेंगे कैसे, और तब जैसे ही फिल्में शुरू हुई तो उन्हें 45 फिल्मों का पैसा एडवांस वापस लौटाना पड़ा। इस तरह की ग्रैंड ओपनिंग से संजय खान के करियर की शुरुआत हुई। जब सलीम खान भोपाल रहा करते थे तब उनके कॉलेज के दोस्त अक्सर उनसे लव लेटर्स लिखवाने चले आते थे। वजह यह थी कि सलीम खान की अंग्रेजी अच्छी थी, लेटर्स की ड्राफ्टिंग भी बेहतरीन कर लेते थे, इसलिए उनके हिंदी मीडियम वाले दोस्त सलीम के हाथ से लिखे अंग्रेजी लव लेटर्स से अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस किया करते थे। सलीम खान के लिखे इन लेटर्स से जब दोस्तों की लव स्टोरी सेट हो रही थी तो सलीम कॉलेज के दोस्तों में बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत से दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए उनसे लेटर लिखवाने आने लगे। ये लव लेटर्स का काम जम ही रहा था कि एक दिन सलीम को फिल्मी पार्टी अटेंड करने का मौका मिला। वहां फिल्म वालों से जान पहचान हुई, बातचीत हुई। सलीम खान से फिल्म वाले बड़े इंप्रेस हुए और बंबई के प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दे डाला। सलीम खान ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अचानक बढ़ लिए बंबई की तरफ। बंबई में जैसा सोचा था वैसी कामयाबी तो नहीं मिली। जब एक्टिंग की दुकान नहीं चली तो सलीम को अपने लव लेटर लिखने के टैलेंट की याद आई और उन्होंने राइटिंग में किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। इधर सलीम का राइटिंग में काम चल निकला, मगर उधर इंदौर में उनके दोस्तों की लव स्टोरीज एंड होने लगी। सलीम के जाने के बाद दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स को पता चल गया कि अब तक जो लव लेटर्स उन्हें मिल रहे थे उनके बॉयफ्रेंड्स के नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के एक फ्रेंड सलीम खान के लिखे हुए होते थे। सो एक एक कर दोस्तों की माशूकाएं उनसे रूठने लगी, दोस्तों की औकात सामने आने लगी और बहुत से दोस्तों की प्रेम कहानी शादी से पहले ही तलाक तक पहुंच गई। इस तरह सलीम का बॉम्बे जाना भारी पड़ गया उनके दोस्तों पर। ललिता पवार का नाम सुनते ही जो सबसे पहले आंखों के सामने आता है वो है टीवी सीरियल रामायण की दासी मंथरा और कुछ फिल्मों की खड़ूस दादी, घमंडी सास, चुगलखोर पड़ोसी वगैरह वगैरह। ललिता पवार जब वैम्प के रोल करती थीं तो दर्शक उनसे नफरत करते थे और जब पॉजिटिव रोल करती थीं दर्शकों के दिल में उनके लिए सिंपैथी आ जाया करती थी। फिल्म अनाड़ी की मिसेस एल्डीसा और फिल्म आनंद की मदर मेट्रन उनके यादगार पॉजिटिव रोल्स। ललिता पवार का जन्म नासिक में 18 अप्रैल 1916 को हुआ था। उनका असली नाम अंबाराव लक्ष्मणराव सगुन था। उनके पिता सिल्क के व्यापारी थे। ललिता पवार ने अपना एक्टिंग करियर 12 साल की उम्र में 1928 में आई फिल्म राजा हरिश्चंद्र से शुरू किया। जल्दी ही फिल्मों में उन्हें लीडिंग रोल्स मिलने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत सी साइलेंट फिल्म्स में भी काम किया। 1934 के बाद वो टॉकी फिल्मों में भी काम करने लगी। एक हीरोइन के रूप में काम करते करते उनके जीवन में अचानक एक हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह हादसा हुआ फिल्म जंग आज़ादी के सेट पर। ललिता पवार का एक सीन था जिसमें उनके को एक्टर भगवान दादा को थप्पड़ मारना था। भगवान दादा का थप्पड़ इतना जोर का पड़ गया कि ललिता पवार की बाईं आंख की नस फट गई और उन्हें हो गया फेशियल पैरालिसिस। इसके बाद वो 3 साल तक काम नहीं कर पाईं और जब वापस लौटी तो चेहरा बिगड़ जाने की वजह से उन्हें लीड रोल्स की जगह कैरेक्टर रोल्स मिलने लगे। 70 साल के करियर में ललिता पवार ने तकरीबन 700 फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी और मराठी दोनों फिल्में शामिल हैं। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं दाग, श्री 420, अनाड़ी, हम दोनों, प्रोफेसर, खानदान, 100 दिन, सास के इत्यादि। उनकी आखिरी चर्चित फिल्म थी दीपक शिवदसानी की जिसका टाइटल है भाई, जो 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्मों में इन्होंने
राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, बड़े बड़े हीरो सभी की माँ के रोल किए, और तब किए जब ललिता पवार कहीं से भी रियल लाइफ में उनकी माता की उम्र की नहीं थी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी के किरदार मिसेस एल्डीसा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 14 फरवरी 1998 को हिंदी सिनेमा की ये बेहतरीन कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उनकी डेथ की न्यूज़ 2 दिन बाद पता चली, क्योंकि घर के सारे लोग उनके पति के थ्रोट सर्जरी के लिए मुंबई गए हुए थे और वो पुणे में अपने घर में अकेली थी। ललिता पवार को याद करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुनते हैं उनकी फिल्म घराना का ये गीत, जिसके बोल हैं दादी अम्मा मान जाओ। अब बात प्राण साहब की और एक क्रिकेटर की। प्राण स्पोर्ट्स लवर थे, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के शौकीन। मैंने गुजरे हुए वक्त में आपको यह भी बताया था कि उनकी एक फुटबॉल टीम भी हुआ करती थी जिसका नाम था बॉम्बे डायनामोज। तो जनाब, बात होगी 79-80 की। एक न्यूज़ आई कि स्पॉन्सर की आवश्यकता है जो एक उभरते क्रिकेट खिलाड़ी के ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का एक्सपेंस उठा सके। प्राण स्पोर्ट्स लवर, उन्होंने इस खबर की छानबीन की और इस खिलाड़ी के बारे में पता लगाया। प्राण को पता चला कि हरियाणा का एक फास्ट बॉलर है जिसे क्रिकेट बोर्ड बॉलिंग की ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है। इसका नाम है कपिल देव। लेकिन पैसों की कमी की वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने उसे टूर पर भेजने से मना कर दिया। अखबार में इस बात की अपील की गई थी कि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मदद देश को करनी चाहिए। सो प्राण ने तय कर लिया कि वो कपिल देव की मदद करेंगे। इस ट्रिप के 3 एक्सपेंसेस थे: एयर टिकट्स, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, टूर एक्सपेंसेस, बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड एटसेट्रा। एयर टिकट्स का खर्चा एक स्पोर्ट्स मैगजीन देने को तैयार थी। ट्रेनिंग एक्सपेंस BCCI उठा रही थी। बस टूर एक्सपेंस, बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड का खर्चा उठाने के लिए कोई स्पॉन्सर चाहिए था। प्राण ने कपिल देव के इस खर्चे को उठाने के लिए BCCI को हामी भर दी। मगर तब प्राण के हाँ करने के बाद BCCI ने यह कहते हुए कपिल देव को भेजने से इनकार कर दिया कि वो उसकी ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। इस बात पर प्राण साहब ने BCCI को लताड़ते हुए एक चिट्ठी लिखी। प्राण ने लिखा कि अगर BCCI कपिल के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है तो वो अकेले कपिल देव के ट्रिप का सारा खर्चा उठाएंगे। एयर टिकट्स, ट्रिप एक्सपेंस से लेकर ट्रेनिंग का खर्चा, सब कुछ। BCCI सिर्फ कपिल देव को ऑस्ट्रेलिया भेजने की रस्म अदा कर दे, बाकी सब जिम्मेदारी होगी प्राण की। ये चिट्ठी जब BCCI के पास पहुंची तो उनके अफसरों पर कमाल का असर हुआ। उन्हें लगा कि प्राण का इस तरह से किसी खिलाड़ी के लिए मदद करना और BCCI का इस तरह से मुकर जाना ह्यूमिलिएटिंग है। ऐसे में BCCI ने फैसला किया कि वो कपिल देव को किसी स्पॉन्सर के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने बलबूते पर ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। तो इस तरह प्राण साहब के इनिशिएटिव की वजह से कपिल देव ऑस्ट्रेलिया गए, अपनी ट्रेनिंग पूरी की और बाद में यही कपिल देव भारत की क्रिकेट टीम का कैप्टन बना और 1983 में वर्ल्ड कप जिताकर अपने देश का नाम रोशन किया। प्राण साहब की हेल्प और उस पत्र के लिए मुझे उम्मीद है कि कपिल देव आज भी उनका शुक्रगुजार होगा। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको एक गाना सुनवाया था। ये गाना एक पोलिश फोक सॉन्ग है। उस पोलिश फोक सॉन्ग की धुन है, एक बार दोबारा सुनिए। जी, कुछ समझ में आया? कौन सा? दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज आँख ना चुरा तुझे कसम है। इसका पोलिश जो है ये पोलैंड के साउथ वेस्ट भाग में गाई जाती है। बहुत बहुत फेमस ये फोक सॉन्ग है। लेकिन पूरे पोलैंड में जश्न, कोई समारोह होता है तो सामूहिक कोई जगह होती है तो उत्सवों में ये धुन गाई जाती है। इसका नाम है सिज़ला दिज़िवेस्का
और अगर इसका टेम्पो बढ़ा दें आप तो आपका वो गाना आ जाएगा। वो है फिल्म मधुमती से। कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, प्राण जयंत, जॉनी वॉकर। गीत लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत सलिल चौधरी का। सलिल चौधरी वहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं इस गाने से। अगर ये पोलिश जो धुन है उसको आप उसको डबल कर दें तो दिल याद ये दिस वेरी रे, है ना, दिल राज कपूर जब सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने म्यूजिक के लिए हृदयनाथ मंगेशकर को फाइनल किया। उनके साथ लिरिक्स के लिए पंडित नरेंद्र कुमार शर्मा और आनंद बख्शी भी फाइनल हुए। सिंगिंग में लता मंगेशकर और मुकेश को चुना गया। अब हुआ ये कि टीम फाइनल होने के 1 महीने के अंदर ही कुछ ऐसे हालात बन गए कि राज कपूर ने हृदयनाथ मंगेशकर की जगह म्यूजिक के लिए एलपी को साइन कर लिया। हृदयनाथ मंगेशकर आउट हो गए। उस समय लता मंगेशकर फॉरेन टूर पे थी। जब लौटी तो मुकेश जी ने उन्हें खबर दी कि राज कपूर ने हृदयनाथ को फिल्म से बाहर कर दिया है। लता मंगेशकर को यह बात बहुत बुरी लग गई। उन्होंने हृदयनाथ से सारी बात पता की तो पता चला कि पहले राज कपूर खुद आकर हृदयनाथ को यह फिल्म ऑफर करके गए और बाद में बिना किसी कारण बताए उन्हें इस प्रोजेक्ट से आउट कर दिया। लता जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने फैसला कर लिया कि राज कपूर की इस फिल्म में अब मैं गाना नहीं गाऊंगी। लता मंगेशकर के मना करने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर लता गाना नहीं गाएंगी तो हम क्या करेंगे फिल्म करके। उधर पंडित नरेंद्र शर्मा ने भी ऐसा ही कहा। उनका भी मानना था कि इस फिल्म के सब्जेक्ट में अगर संगीत के साथ गीत के साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो लता ही हैं। इसलिए उन्होंने भी राज कपूर से कहा कि अगर लता मंगेशकर फिल्म में नहीं गाएंगी तो वो भी गीत नहीं लिख पाएंगे। इससे पहले कि राज कपूर अपनी टीम के टूटने से घबराते, खुद हृदयनाथ मंगेशकर ने अपनी बहन से बात की और कहा, एक मेरी वजह से अगर आप सब ऐसा करेंगे तो राज कपूर का यह प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। इसलिए इस बात को पर्सनल ना लेकर एक प्रोफेशनल की तरह अपना कमिटमेंट पूरा कीजिए। जिस हृदयनाथ की वजह से सब इस फिल्म को छोड़ रहे थे, उन्हीं के कन्विंस करने की वजह से लता वापस मान गई और लता के मानते ही सत्यम शिवम सुंदरम की पुरानी टीम वापस जुड़ गई और ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाया। अजय तिर्की जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप सब लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते रहें, संदेश देते रहें, शुभकामनाएं देते रहें और साथ साथ सजेशन देते रहें कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। मेहरबान दोस्तों, आज सुहाने सफ़र को यहीं विराम देता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।